नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 4 के चक्रव्यूह का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। खबरों की शुरुआत करेंगे खबर श्रावस्ती से, जहां श्रावस्ती पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो राप्ती बैराज पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सरयू नहर परियोजना का करेंगे अवलोकन और निरीक्षण। अलकचंद्र इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ का दर्शन भी करेंगे। तो अलकचंद्र इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वहीं बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ का दर्शन पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। तो श्रावस्ती पहुंचे हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो राप्ती बैराज पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। और अधिक जानकारी के साथ दुर्गेश शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, देखिए श्रावस्ती पहुंचे हुए केंद्रीय कृषि मंत्री, क्या कुछ जानकारी उनके पूरे कार्यक्रम को लेकर मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का श्रावस्ती जनपद में आगमन हुआ और उनको कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कृषि मंत्री ने सबसे पहले राप्ती बैराज का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने एक अलकचंद्र कॉलेज में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। श्रावस्ती जनपद में अगर देखी जाए, कृषि मंत्री की दौरे की बात करी जाए तो श्रावस्ती जनपद में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री का दौरा देखने को मिला है, जिसको लेकर सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाओं को लेकर लोकार्पण शिलान्यास कृषि मंत्री ने भी किया है और जो लाभार्थी थे उनको भी सर्टिफिकेट भी वितरण किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्गेश उस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां धर्मांतरण मामले के बाद अभिभावकों में डर है। बच्चों को लेकर अभिभावकों की परेशानी बढ़ी है। न्यूज़ वन इंडिया ने अभिभावकों और मनोचिकित्सक से बात की। गाजियाबाद में धर्मांतरण को लेकर अभिभावकों में डर का माहौल है। बच्चों को लेकर अभिभावक परेशान हैं। तो न्यूज़ वन इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बच्चों के अभिभावकों से बात करके यह जानने की कोशिश की कि उनका बच्चा कितनी देर फोन इस्तेमाल करता है। तो वही माता पिता इस समय किस तरह से अपने बच्चों को मोबाइल के इस्तेमाल से दूर रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये बात सामने आई कि अधिकतर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कम से कम करे। गेमिंग में एक तो कई सारे आपके हम उम्र लोग हैं जिनके संग आपका आपस में इंटरेक्शन होता है। नॉर्मली ये मानते हैं कि जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपका समकक्ष लोग हैं, उनकी बातों का आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ये बात युवा वर्ग में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको मुझे ही नहीं सभी को गंभीरता से लेना चाहिए। और इसमें क्या है कि अपने बच्चों को अपने से इतना दूर करो ही मत कि वो आपको कुछ बता ना पाएँ या आप उन्हें कुछ समझा ना पाएँ। क्योंकि हम क्या करते हैं कि एकांत में उसको मोबाइल दे दिया, वो क्या कर रहा है हम 2-2 3-3 घंटे तक दिखते नहीं है। वो चैटिंग कर रहा है या वो गेमिंग कर रहा है या क्या कर रहा है। और वो ऐसे लोगों से या ऐसे उनके बीच में आ जाता है कि उसे डराना धमकाना वो इजीली कर पाते हैं। और उधर बच्चा हमसे भी डरा रहता है कि माता पिता को बताया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, उधर बच्चा उनसे भी डर जाता है। हमारे बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं और उसमें धर्मांतरण किया जा रहा है। हमें विशेष अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, ऑफलाइन खेल रहा है, ऑनलाइन खेल रहा है या अपनी स्टडी का कुछ काम कर रहा है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चा अंदर रूम में बैठ कर के अपनी मर्जी से ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। गेमिंग में इस तरह से धर्मांतरण का ये पूरा खेल खेला गया। मोबाइल के द्वारा गेम के जरिए ये धर्मांतरण का खेल देखने को मिला। अब उसके बाद कहीं ना कहीं अभिभावकों में चिंता है कि देखिए बच्चों को मोबाइल तो दिया जाता है लेकिन ये कहीं ना कहीं नजर नहीं रखी जाती है कि आखिर वो मोबाइल में क्या कर रहे हैं और किस तरह की चीजें देख रहे हैं। और इसी को लेकर जब से ये मामला सामने आया उसके बाद अभिभावकों में चिंता बढ़ी है और लगातार अपने बच्चों पर अब नजर भी रखते हुए नजर आ रहे हैं कि जिससे बच्चे जो है वो मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें। ये कहीं ना कहीं अभिभावकों के बीच देखने को मिला है। एक डर है उनके मन में कि उनका बच्चा भी इस तरह की चीजों में संलिप्त ना हो पाए।
और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋषभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, देखिए, जब से ये धर्मांतरण का मामला सामने आया, गेम के जरिए ये धर्मांतरण कहीं ना कहीं हर किसी के लिए चिंता बढ़ा देता है, और खासकर उन अभिभावकों के लिए जिनका बच्चा लगातार फोन का इस्तेमाल कर रहा हो। और देखिए, अब इसी को लेकर कहीं ना कहीं अभिभावक की जो परेशानी है वो बढ़ गई है, और उनके मन में डर भी है कि कहीं हमारा बच्चा तो उसमें शामिल नहीं था। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के मामले से मामले सामने आए हैं, उससे कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है उनकी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि आजकल बच्चों को मोबाइल देना भी जरूरी है। ऑनलाइन स्टडी है, इसके चक्कर में मोबाइल दे भी जाते हैं, और जो आज देखा जा रहा है ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं सब सर्विस क्लास है, बच्चों को तरजीह है, लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया है उससे कहीं ना कहीं पेरेंट्स की चिंता जरूर बढ़ा दी है। जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए, पेरेंट्स की चिंता बढ़ी है। इसके साथ ही साथ ऋषभ, आपसे ये भी समझना चाहेंगे मनोचिकित्सक इस बारे में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि पेरेंट्स खाली नहीं होते हैं, तो इस वजह से बच्चे कहीं ना कहीं फोन पर उनका ध्यान लगा देते हैं, और शुरू से ही बचपन से ही फोन चलाने में बच्चा सबसे आगे होता है। और इसी को लेकर किस तरह से इसको डील किया जाए ताकि बच्चों पर नजर भी रहे और फोन का इस्तेमाल थोड़ा कम हो। जी बिल्कुल, देखिए हमारे डॉक्टरों से बात हुई, डॉक्टरों का भी कहना है कि अपने बच्चों की मोबाइल देना आज के डेट में जरूरत बन गई है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम उन्हें मोबाइल न दें, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। चाहे अब आप नौकरी पेशे वाले हैं, लेकिन शाम को आकर अपने बच्चों के साथ में जरूर बैठे, उनके दोस्तों वाला व्यवहार करें उनके साथ में, साथ ही साथ उनके मोबाइल भी समय समय पर चेक करते रहे, और ये भी ध्यान रखें कि उनके दोस्त कौन कौन है और किन लोगों से वो बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, ये कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है अब अभिभावकों के द्वारा भी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन पर नज़र रखी जा सके, कि उनसे बातचीत की जा सके। और देखिए ऋषभ, हमने वो बातें भी सुनी जब अभिभावक से आपने बातचीत की, उस दौरान उन्होंने कहा कि हम लगातार अब कहीं ना कहीं ध्यान ज़रूर रख रहे हैं कि वो मोबाइल में किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, और जो इस्तेमाल कर रहा है क्या उसके लिए ठीक है या नहीं ठीक है। जी बिल्कुल, देखिए हमारे बहुत सारे अभिभावकों से बात हुई, उनके इस बीच चिंता काफी बढ़ी हुई है। जिस तरह से मामले गाजियाबाद में सामने आए हैं, तो पेरेंट्स का कहना भी यही है कि कहीं ना कहीं हमें बच्चों पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे कौन से गेम खेल रहे हैं। ऑनलाइन गेम, बहुत सारे गेम ऐसे हैं ऑनलाइन जिसमें चैटिंग भी होती है, पहचान छुपा कर चैटिंग की जाती है, बहुत सारे और वीडियो बेसिक चैटिंग होती है, तो उसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ बच्चों के साथ में दोस्तों में व्यवहार करने की जरूरत है, और जो उनके दोस्त है उनसे भी समय समय पर बात करने की जरूरत है, आखिर उनके दोस्त कौन कौन है। जी ऋषभ, इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखिए बच्चों को भी समझाने की जरूरत है कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर इस तरह की चीजें आपके सामने आती हैं तो उसे किस तरह से आप अपने माँ बाप को उस बारे में जानकारी दें, उसके बाद कोई कदम उठाएं। इसको लेकर अभिभावक किस तरह से सजग नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए भाई, अभिभावक से ही बात हुई और डॉक्टर से ही बात हुई, दोनों में जो चीज निकलकर सामने आई उसमें यही चीज निकलकर सामने आई है कि आपको बच्चों के साथ में सबसे पहले दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत जरूरी है। आज की जो लाइफ हो गई है, बिजी लाइफ है, सब पेरेंट्स बिजी लाइफ हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। तब आप बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखेंगे, और उनके साथ में कुछ अगर कोई परेशानी भी है, कोई उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहा है या उनके साथ कोई दिक्कत है, तभी बच्चे आपके साथ में शेयर कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए, और इसी दोस्ताना व्यवहार और कहीं ना कहीं सही का एक पाठ जो है वो पढ़ाने की अभिभावकों को जरूरत है। अपने जो बिजी शेड्यूल है उसमें से वक्त निकालकर बच्चों का पर वक्त देने की जरूरत है, और शायद इसी वजह से ये जो मामले हैं वो कम हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया ऋषभ इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो देखिए, धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से ये गाजियाबाद से पूरा मामला आया, हालांकि देखिए आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, अभी बद्दों की तलाश लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच चिंता जो है वो अभिभावकों के लिए बढ़ गई है, क्योंकि लगातार अभिभावक जिन बच्चों को यूं ही छोड़ देते थे फोन चलाने में और तमाम चीजें इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अब उन चीजों पर कहीं ना कहीं अभिभावक ध्यान दे रहे हैं कि अब हमें थोड़ा वक्त अपने बच्चों को देना चाहिए। तो देखिए, बच्चों को लेकर अभिभावकों में परेशानी बढ़ी है। कहीं ना कहीं हमारे सहयोगियों ने मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक जो है उनसे बातचीत की, और अभिभावकों से भी बात की कि किस तरह से जब ये मामला सामने आया उसके बाद वो अब किस तरह से अपने बच्चों के साथ डील करेंगे, किस तरह से बातचीत करेंगे ताकि उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की, जहां हज हाउस हादसे पर शिवपाल यादव का ट्वीट सामने आया है। हज हाउस के सामने 2 लोगों की मौत दुखद, शिवपाल ने यह ट्वीट किया। हज हाउस के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था खराब है, प्रशासन संज्ञान ले, तुरंत समाधान निकाले, सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा दे। तो शिवपाल सिंह यादव ने ये ट्वीट करते हुए कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उस पर सवाल खड़े किए हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, और जो ये पूरी दुर्घटना हुई है उस पर दुख प्रकट किया और इसके साथ ही सरकार से तुरंत मुआवजा देने की अपील भी की है। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, जहां अपने ट्विटर हैंडल से शिवपाल सिंह यादव ने ये ट्वीट की है कि मेरी संवेदना शोकाकुल परिवार के साथ है। किसी भी परिवार के लिए इस अपूर्णीय क्षति की भरपाई संभव नहीं, लेकिन मेरा सरकार से आग्रह है कि पीड़ित परिवार को अधिकतम आर्थिक मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हज हाउस के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही अव्यवस्थित है, प्रशासन संज्ञान ले और त्वरित इसका समाधान निकाले। तो ये ट्वीट किया है शिवपाल सिंह यादव ने, और जिस तरह से हज हाउस के बाहर ये दुर्घटना हुई जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और 2 लोगों की इस दौरान मौत हो गई, जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट के जरिए तो व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। तो वहीं अब आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के वेल्लोर से गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आपके 10 साल में 95,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में 2,47,000 करोड़ रुपीस देने का काम किया है। நீங்க 10 ஆண்டு காலம் ஆட்சியில இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வெறும் 95,000 கோடி கொடுத்தீங்க. ஆனா 9 ஆண்டுகள்ல நரேந்திர மோடி அவர்கள் 2,47,000 கோடி தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்திருக்கார்। ग्रांट इन एड आपके 10 साल में यूपीए सरकार में, कांग्रेस डीएमके सरकार में 58,000 दी गई थी। யூபிஏ கவர்மெண்ட்ல காங்கிரஸ் டிஎம்கே ஆட்சியில் இருந்தப்ப 58,000 கோடி ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டது தமிழகத்துக்கு। आपके 58,000 आपके 10 साल में 58,000, नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में 58,000 से बढ़ाकर 2,31,000, 4 टाइम ज्यादा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 10 ஆண்டுகள்ல நீங்க கொடுக்கிற மானியம் கிராண்ட் இன் எய்ட் 58,000 கோடி தான் கொடுத்தீங்க। 9 ஆண்டுகள்ல மோடி அவர்கள் 2,31,000 கோடி ரூபாய் ग्रांट इन एड मान्यமாக கொடுத்திருக்கிறார்। पिछले 9 वर्षों में तमिलनाडु के अंदर 2,352 किलोमीटर नेशनल हाईवे पूरा किया है और 3,719 किलोमीटर नए प्रकल्प दिए हैं, और इस सब की लागत होती है 58,000 करोड़ रुपीस। கடந்த 2 ஆண்டுகள்ல கட்டமைப்பு பணி மிக வேகம் எடுத்திருக்கிறது। चलिए अब बात मिर्जापुर की करेंगे, जहां पर गौ तस्कर और पुलिस में मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में इनामी गौ तस्कर को गोली लगी, 25,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। बिहार के भभुआ का रहने वाला है गौ तस्कर। गौ तस्कर से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। राजगढ़ थाने के महादेहुआ दरबान जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस के हत्थे चढ़ा गौ तस्कर से पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। राजगढ़ थाने के महादेवा दरबान जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। मिर्जापुर से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर गौ तस्कर और पुलिस में ये मुठभेड़ देखने को मिली। मुठभेड़ में इनामी गौ तस्कर को गोली लगी, जहां पुलिस की गिरफ्त में ये गौ तस्कर 25,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। तो बिहार के भभुआ का रहने वाला गौ तस्कर बताया जा रहा है। और अब
अधिक जानकारी के साथ मिर्जापुर से संवाददाता रामलाल साहनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल, एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। 25,000 का गौ तस्कर जिसकी लंबे वक्त से तलाश थी, वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। हेलो रामलाल, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 रामलाल जी, एक बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। 25,000 का ये गौ तस्कर जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। जी जी इसमें एसओजी की भी टीम जो थी बहुत ही मन से लगी थी, और भी पुलिस की कई टीम लगी थी, जिसको लेकर के पूरा बकायदे इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए कि कहां कहां कैसे कैसे ये जो इनामिया बदमाश पकड़ाया है जी, इसको लेकर के बहुत तरीके से जाल बिछाया जा रहा था। हमारे पुलिस अधीक्षक जो है कि संतोष मिश्रा जी ने जब से जिले पे आए हैं तब से लेकर के यहाँ पर ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों पर बकायदा इनाम घोषित करके इन लोगों को पकड़वाने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं, और ऐसी टीमों को लोगों को भी पुरस्कृत भी कर रहे हैं। ठीक है रामलाल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो वहीं आजमगढ़ जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। रानी की सराय थाना क्षेत्र के मंझगावा से गुजरेरे 4 लेन पर शातिर अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें जनसेवा केंद्र संचालक के प्रतिनिधि से हुई लूट में दो शातिर पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। तो वहीं मौके से पुलिस ने 5 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने लूट के 7 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। गोली लगने से घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बताते चले कि एसपी ने लूटकांड का सफल तरीके से खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने 7 महीने बाद कब्र से एक मजदूर के शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल ऊंचाहार थाना इलाके के कल्याणकारी घाट स्थित एक ईंट भट्टे पर एक मजदूर की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी। मजदूर छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, तो मजदूर की पत्नी ने हत्या का शक जताया था। इस मामले में उसने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट के आदेश पर 7 महीने बाद कब्र से मजदूर का शव निकाला गया। तो कब्र खोदकर 7 महीने बाद मजदूर का शव निकाला गया। बताया जा रहा है कि मजदूर की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, जिसके बाद पत्नी ने हत्या का शक जताया। जिसके बाद ये अब कार्रवाई, जहां मजदूर की पत्नी ने हत्या का शक जताया और इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए कब्र खोदकर मजदूर का शव निकाला गया। 7 महीने बाद यह कब्र खोदा गया। तो 6 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर यह शव निकाला गया है। तो कोर्ट के आदेश पर यह शव निकाला गया। तो अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो रायबरेली का यह पूरा मामला है। बताया जा रहा है जिस मजदूर की मौत हुई वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। वहीं उसकी पत्नी ने इस पूरे मामले पर हत्या की आशंका जताई। और अधिक जानकारी के साथ असद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, जहां एक तरफ जिस तरह से मौत हुई मजदूर की, कहीं ना कहीं हत्या की आशंका जताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये मामला करीब 6-7 महीना ये हाई कोर्ट से जब आदेश हुआ है तब कहीं ना कहीं से ये पुलिस हरकत में आई है और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ये शव निकाला गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रत्यक्षदर्शियों ने वहां पर शव की शिनाख्त की और शव में कहीं भी कोई सड़न नहीं है, जबकि 7 महीने पुराने का मामला है। वहां नमक रखा गया था, उसमें तहसीलदार वहां खुद मौजूद थे और ईंट भट्टा जो है वो भाजपा का नेता बताया जा रहा है और उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है और कुल 6 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। बड़ा मामला है ये और कहीं ना कहीं से इसकी किरकिरी इसलिए भी हो रही है क्योंकि आगामी 2024 का चुनाव है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं से ये मामला विपक्षियों के लिए कहीं ना कहीं काम जरूर करेगा। आगामी जो चुनाव है 2024 का, उसके लिए फिलहाल ये जो भाजपा नेता हैं वो फरार हैं, उनके जो साथी हैं वो फरार हैं, भी गिरफ्तारी नहीं हुई है
और पुलिस टीम लगा दी गई है, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है असद, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। जालौन में कोचा कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में भीषण आग लग गई। आग से घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक हुआ। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने में जुट गई। शासन का बुलडोजर चला। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में चला बुलडोजर। तो 2.5 एकड़ सरकारी जमीन कराया गया कब्जा मुक्त। धर्मशाला के नाम पर 99 साल के लीज पर दी गई थी जमीन। मियाद खत्म होने के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। दुकानदारों को खाली करने का दिया था नोटिस। दुकान खोले, दुकानदार गए थे हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट से दुकानदार को नहीं मिली राहत। तो नोटिस के बाद प्रशासन ने दुकानों पर कब्जा मुक्त कराया। प्रशासन जमीन को कब्जा मुक्त कराने के बाद बनाएगा कॉम्प्लेक्स। जालौन के उरई नगर के राठ रोड का यह पूरा मामला। प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। अवैध कब्जे वाली जमीन पर बनी दुकानों पर बुलडोजर चला। तो प्रशासन जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई। जालौन में प्रशासन का यह बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में यह बुलडोजर चला। तो वहीं दुकानदारों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की गई। तो धर्मशाला के नाम पर 99 साल के लीज पर दी गई थी जमीन। वहीं जालौन में कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में भीषण आग लग गई। आग से घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक हुआ। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने में जुट गई। मेरठ के वेस्ट एंड रोड स्थित श्री बालाजी और शनि मंदिर के बाहर बोर्ड लगा है। बोर्ड में मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई कि कृपया मर्यादित वस्त्र पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। बोर्ड महामंडलेश्वर की ओर से लगाए गए। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़ा ने महामंडलेश्वर महेंद्र दास महाराज भारत में सनातन धर्म मनाने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर ने माहौल बिगाड़ दिया है। हम भारतीयों को अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति भाव से पूजा पाठ करनी चाहिए। मर्यादित वस्त्र पहनकर आना नई परंपरा नहीं, बल्कि मंदिर के नियमों में भी जिक्र है। वहीं महिलाओं का कहना है कि हमारे समय में काले और फटे कपड़ों को अच्छा नहीं माना गया। इस बात को लोगों को समझने का यह सही तरीका है। हमको खुशी है कि इन सब चीजों को बंद किया गया है, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारी संस्कृति में नहीं है। पूछना क्या है, हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है वो लोग जो है उसको पीछे धकेलते जा रहे हैं। जो एक पहनावा है मंदिर में आने का, कथा में जाने का या किसी भी धार्मिक आयोजन में जाने का, जो एक पहनावा है वो सनातनी हिसाब से होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ ऐसी हो गई हैं कि जैसा पहनावा वो घरों में पहनते हैं वैसे ही पहनावा पहन के मंदिरों में जाते हैं। तो मेरा समस्त सनातन प्रेमियों से, श्रद्धालुओं से यही आग्रह है कि वो किसी भी मंदिर में जाएं, केवल बालाजी मंदिर, शनिधाम मंदिर नहीं, भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में जाएं तो कम से कम मर्यादित पोशाक को पहन के जाएं, मर्यादित वस्त्रों को पहन के जाएं। उस पोस्टर के बारे में जो लिखा है वो ठीक लिखा है। जो मंदिर में वस्त्र पहन के आने चाहिए वो बिल्कुल सही पहन के आने चाहिए। वेस्टर्न कल्चर नहीं, इंडियन कल्चर के हिसाब से ही आना चाहिए, मान मर्यादा में रहना चाहिए। इन्होंने पहल करी है, बिल्कुल सही है। उस पोस्टर लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में स्थित नीलगिरी अपार्टमेंट में आग लगी। अपार्टमेंट में आग लगने के दौरान लोग फंस गए थे। मौके पर पहुंची फायर टीम ने रेस्क्यू कर फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम किया। वहीं लोगों को रेस्क्यू करने के साथ ही दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया गया। तो नीलगिरी अपार्टमेंट में यह भीषण आग लग गई, जहां इस दौरान लोग भी फंसते हुए नजर आए।
चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।